गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 51वीं वीडियो 10th क्लास की हमारी मैथ्स की चल रही है और 5.1 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे थे। 5.1 में हमने तीसरा क्वेश्चन करने की शुरुआत की थी। लास्ट लेक्चर तो था हमारा 50वां लेक्चर, उसके अंदर हमने ये तीसरा क्वेश्चन किया था। तो तीसरे का भी केवल पहला क्वेश्चन कर पाए थे और इसमें हम आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या मैटर है। ये 1/2 आया, फिर 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब ये जो 1/2 आ रहा है, अब इसको देख के ना कई जने क्या सोचने लग जाते हैं कि भाई ये तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके जो शक है उनके दिमाग में कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी वो होगी कि लगातार कोई पद जुड़ता चला जाए, लगातार कोई पद जुड़ता चला जाए, जब भी तो समांतर श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ जैसे इसको देखते हैं तो वो क्या कहेंगे कि भाई इसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सब में 1/2 ही चल रहा है। जब सब में ही 1/2 चल रहा है तो कुछ जुड़ा ही नहीं, और जुड़ा नहीं तो समांतर श्रेणी किस बात की। तो बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है, वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या जुड़ रही है और वास्तविक संख्या में 0 भी आता है, तो 0 जुड़ रहा है। तो क्वेश्चन आपका ये था कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये समांतर श्रेणी है, तो हम पहले तो लिख देते हैं कि भाई इसका जो प्रथम पद है, इसका जो प्रथम पद है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो तो होगा -1/2, और इसका जो सार्वअंतर है, सारवंतर डी कहलाता है। और डी का मान कितना होगा, है ना। तो हमने डी का मान निकालने का तरीका आपको बताया था कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए। तो द्वितीय पद क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दिया कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सही है। अब द्वितीय पद क्या होता है, यहाँ पर द्वितीय पद दिया हुआ है -1/2, माइनस है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है -1/2। अब देखिए -1/2 तो है ही, माइनस और माइनस हो गए प्लस, ये 1/2 हो गया। अब एक तो है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ गया, 0। यानी जो आप सोच रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी कि 1/2 में क्या जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा, 0 जुड़ रहा है। 0 जुड़ रहा है, 0 है, रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। 0 है तो 0 जोड़ दिया, यानी ये समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हम इसके लिए पूरा प्रोसेस करेंगे। वैसे तो वही आएगा आंसर कि 4, 5, 6, 7 पे आप वही आंसर लिख देंगे तो सही माना जाएगा। लेकिन जब इसके लिए हम काम करते हैं, भाई 4 पद तो ही हमारे पास, अब हम 5वां पद निकालेंगे। जब हम 5वां पद निकालेंगे तो फार्मूला क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन पे, आपको सीधे लिखेंगे कि 5वां पद निकालना है। 5वें पद के लिए मानक श्रेणी का तरीका बताया था, a + 4d, बताई थी ना ये बात। तो a की जगह पर क्या आ रहा है, -1/2 प्लस 4, और d की जगह पर क्या आया, 0। तो जब 0 का अब 4 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -1/2। इसी तरह से T6 a + 5d, -1/2 प्लस 5, 0 बराबर -1/2। फिर T7 निकालते हैं, a + 6d, तो -1/2 प्लस 6 × 0 बराबर -1/2। फिर T8 हो गया, तो a + 7d बराबर -1/2 प्लस 7 × 0 बराबर -1/2। तो जो श्रेणी बनी हमारे पास, भाई ये श्रेणी तो दे ही रखी है ना। इसके आगे हम और जोड़ेंगे तो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, और इसको जो हमने निकाला ना, इसको ऐसे डैश डैश कर देंगे, या इसको ब्लॉक में बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने क्या काम किया। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 4 पद ज्ञात कीजिए आगे के, तो हमने 4 पद निकाल दिए, हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप नोट करिए और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 3। तीसरा है a है, फिर a² है, a³ है, a4 है। नंबर 3 a²
A³ A4 और इसी क्रम में आगे चले गए। तो जब इस क्रम में आगे चले तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही है, समांतर श्रेणी नहीं बन रही है, तो क्या है ये, फिर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। पर गुणोत्तर श्रेणी का टॉपिक हमारे इसमें है ही नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे। और ये क्लियर बात है कि भाई कोई चीज़ जुड़ नहीं रही है, इसमें गुणा हो रही है। ए में ए का गुणा हुआ, फिर गुणा हुआ, फिर गुणा हुआ, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बनती है, तो ये हमारे काम की नहीं है, तो ये इसमें समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। और हम यहाँ लिख देंगे कि समांतर श्रेणी उपस्थित नहीं है, समांतर श्रेणी उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको प्रथम पद बताना है, ना सार्वंतर तो है ही नहीं। जब गुणोत्तर श्रेणी बनी नहीं रही तो सार्वंतर किसी हालत में बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्थिति खत्म हो गई। नंबर 4 पे आ जाइए। अब नंबर 4 देखा हमने, तो √3, √6, √3 आ गया, √6 आ गया, √9 आ गया, √12 आ गया, इस तरह से ये चल रहा है। अब हमें ये देखना है क्या भाई ये स्थिति बन रही है, क्या ये प्रोसेस बन रहा है। देखिए ध्यान से, क्या ये चीज़ हमारे काम की है कि जब हम इस कंडीशन को लेते हैं कि भाई ये रूट बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसमें हम ये देख लेंगे। अभी एक रूट का सवाल और भी है इसमें आगे, और उसमें तो समांतर श्रेणी बन रही है, लेकिन इसके अंदर समांतर श्रेणी नहीं बन रही है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे √6 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, √3 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। और समांतर श्रेणी कब बनती है, समांतर श्रेणी तब बनती है, तब सही माना जाता है समांतर श्रेणी को जब इसका d बराबर होता है। जैसे इनको घटाएंगे दोनों जनों को, तो इसमें से d आना चाहिए। इसको घटाया दोनों पदों को, तो d आना चाहिए। इसको घटाया d आना चाहिए। तो वो जो d आएगा ना, वो समान होना चाहिए, तब वो सही माना जाता है। तो जैसे हमने इसको घटा लिया, d का मान निकाल रहे हैं द्वितीय पद में से, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया। तो सेकंड क्या है √6 और फर्स्ट क्या है √3। इसके टुकड़े हो सकते हैं, इसको हम √3 और √2 लिख सकते हैं। माइनस √3 चल ही रहा है, कॉमन निकाल लिया √3, तो √2 -1 कॉमन आ गया। ठीक है, एक प्रोसेस ही हो गया। फिर दोबारा से हमने d निकाला, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो तीसरे में से दूसरे को घटा रहे हैं। अब थर्ड में से सेकंड को घटा दिया, तो थर्ड है √9 माइनस √6 आ रहा है। अब √9 का तो हमें पता है भी 3 होता है ना, ये क्लियर पता है। माइनस इसके टुकड़े कर दिए, तो √2 और √3 आ रहा है। इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया √2। ये d का मान आया, और ये भी d का मान है, ये भी d का मान है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना बराबर, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि समांतर श्रेणी उपस्थित नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी उपस्थित नहीं है, ये विधि हम लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 4 था ये, 5वां है √2 है, फिर √8 है, 18 है, 32 है। तो √2, √8, √18, √32 ये दिया गया है। अब हमसे कहा गया कि भाई पहले तो इसको आप चेक करिए, क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है, पहले तो चेक करते हैं। तो d का मान निकाला, d का मान है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, √8 माइनस √2। अब √8 के टुकड़े हो सकते हैं 4 गुणा 2, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम लिख देंगे 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 दूनी 8। तो इसमें से ये जो 4 है ये वाला, है ना, 4 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, √2 है, कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट घटा दीजिए। तो अभी आपको अगर इसका कॉमन निकालना नहीं आता है ना, या डायरेक्ट घटाना नहीं आता है, तो आप कॉमन निकाल के कर सकते हैं। जैसे कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, 1 का गुणा इससे हो गया, तो बचा क्या, √2। तो d का मान हमने निकाला, d का मान हमारे पास कितना आया, √2 आया। सेम इसी प्रकार से दोबारा से d का मान निकालते हैं। तो थर्ड में से सेकंड को घटा लेते हैं, थर्ड पद है और उसमें से हमने सेकंड को घटा दिया। तो थर्ड में से जब सेकंड को घटाएंगे तो क्या आ जाता है, √18 माइनस √8, ऐसे √18 में से √8 घटा दिया।
अब क्या बचेगा 18, 18 को लिख दिया 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 होता है, और इसको लिख दिया 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 होता है ना। क्लियर बात है, ये सारी समझ में आ रही है बात। अब ये जो 9 है इसका वर्गमूल हो जाता है, वर्गमूल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 2 आ जाएगा, √2 आ गया। अब आपको घटाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, कॉमन निकालिए, कॉमन निकाल लिया, √2 कॉमन आ गया। जैसे ही √2 कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचा 3, यहाँ से क्या बचा 2, तो 3 - 2 हो गया, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा √2 से हुआ तो आंसर √2। तो क्या वैल्यू आई, देखिए क्या दोनों d के मान समान आए, बिल्कुल आए, है ना। d बराबर √2 आ रहा है, इसमें भी d बराबर √2 आ रहा है। तो अगर d बराबर √2 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों, ये जो समांतर श्रेणी आ रही है, ये समांतर श्रेणी यहाँ उपस्थित है। जब आप इसको घटाएंगे तो इसमें भी आपको √2 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि समांतर श्रेणी उपस्थित है, समांतर श्रेणी उपस्थित है, अतः अब आगे के पद भी निकालने हैं। तो a बराबर तो हो गया √2 और d बराबर हो गया √2, d का मान भी तो वही आ रहा है, सही है। 4 पद आपको दे ही रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, तो हम t5 निकालते हैं, 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद निकालेंगे तो a + 4d, a की जगह पर √2 + 4 √2। इसको भी देखिए तरीका वही है हमारा काम करने का, कि अगर हम इसको जोड़ नहीं पा रहे या हमें जोड़ना नहीं आता है तो इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। √2 कॉमन आ गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 4 बच गया, 4 और 1 कितने हो गए 5, है ना। तो 5 √2 आ जाएगा। लेकिन जब इसको आप आंसर मैच करेंगे तो नहीं मिलेगा, आंसर ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखा करिए, क्वेश्चन की जो प्रकृति है ना उसी के अनुसार उसका आंसर भी आना चाहिए। अब क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, सारी चीज़ें अंडर में, ये पूरा अंडर में, ये पूरा अंडर में, ये पूरा अंडर, ये पूरा अंडर, तो ये भी पूरा अंडर होना चाहिए, 5 बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस 5 को वापस अंदर भेजिए, जब 5 अंडर के अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, सही है। 5 को आप अंडर के अंदर डाल रहे हैं तो 25 हो जाएगा। सवाल पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन को कोई भी चेंज करते हैं अपनी तरफ से, हम क्वेश्चन के अंदर उसको सेट करने के लिए, आंसर को लाने के लिए या अपनी कोई प्रोसेस करने के लिए हम क्वेश्चन में कभी भी कोई चेंज करते हैं तो क्वेश्चन की मूल प्रकृति नहीं चेंज होनी चाहिए, क्वेश्चन वही का वही रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो 5 √2 है, जब आप इस 25 का वर्गमूल करेंगे तो वापस 5 आ जाएगा, है ना, वापस 5 बाहर आ जाएगा, तो वही 5 √2 बनेगा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम अपनी जर्नल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जब ये 5 अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो वर्ग होके जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। जब ये 25 हो गया तो इसके लिए ठीक है 25 बन के जाएगा। अब इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है √50, सही है, ये आंसर हो गया। इसी टाइप से t6 हो गया, तो a + 6 है 5d आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे एक कम ही तो रहेगा। फिर a की जगह पर आ गया √2, यहाँ पर आ गया 5 √2, दोनों मिल गए, 1 √2 और 5 √2 दोनों मिल गए तो क्या बन गया 6 √2 हो गया, ये 6 √2 हो गया। अब क्या करोगे आप, वही प्रोसेस सेम जैसे इसमें किया, 6 को अंदर भेजेंगे, 6 अंदर जाएगा, 36 × 2 हो जाएगा, 36 दूनी कितने होते हैं 72, ये आंसर हो गया, क्लियर। फिर t7 आएगा तो a + 6d हो गया, a + 6d √2 6 √2 बराबर क्या मान बनता है, ये बन गया 7 √2, है ना, 7 √2 आ गया। अब इस 7 √2 को क्या बोलेंगे, 7 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 49 × 2, 49 × 2 कितने हो गए 98 हो गए, है ना, तो √98 आ जाएगा। इसी तरीके से t8, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, उधर जगह की कुछ समस्या है। t8 बराबर a + 7d हो गया, बात समझ में आ रही है, a + 7d आया। इस 7d को a की जगह पर √2 + 7d आ गया, d के साथ में भी d का जो वैल्यू है वो भी 2 है, इनको मिला लिया 8 √2 आया, ठीक है यहाँ तक।
8 की वैल्यू रखिए, मतलब वही रूट के अंदर भेजना है, तो 64 इंटू 2 हो जाएगा। 64 इंटू 2 हो गया तो कितना आ गया 128। तो जो 4 वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो 4 वैल्यू क्या होंगी, रूट 32 तो है ही, यहाँ से आ जाएगा रूट 50, फिर रूट 72, फिर रूट 98, फिर रूट 128। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई ना? एकदम नॉर्मल है। और मैं आपसे पहले ही बोल चुका, खैर ये हमको करनी पड़ रही है 5.1 क्योंकि ये बुक में है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट अपनी बात करें, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बात करें, तो 5.1 का जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है कि भाई 5.1 में केवल बच्चे को इतना सिखा दिया जाए कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, कैसे इसके कैलकुलेशंस बनती हैं, क्या चीज़ें हम इसमें डी कैसे निकाला जाता है, ए कैसे निकाला जाता है, और सीरीज़ को कैसे बनाया जाता है, बस इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है। ठीक है ना? तो ये स्थिति हमारे पास आ चुकी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठा देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने आप भी करने की कोशिश किया करिए। हो सकता है कई बार क्वेश्चन अपने आप ही हो जाते हैं, तो जब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे तो फिर अपने आप ही होने लग जाएंगे क्वेश्चन। नंबर 6 है A, 2A, 3A, 4A। अब देखिए इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि इसको मुझे करना चाहिए, क्योंकि A आ रहा है, फिर 2A आ रहा है, फिर 3A आ रहा है, फिर 4A आ रहा है। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो बन रहा है इसमें कौन सी वैल्यू बनी। प्रथम पद तो A बन रहा है, साफ दिख रहा है ना। और D का मान भी A, लगातार A जुड़ता जा रहा है इसके अंदर, तो प्रथम पद भी A बन रहा है, D का मान भी A बन रहा है, तो A जुड़ा 2A हो गया, फिर A जुड़ा, फिर 3A हो गया, फिर A जुड़ा 4A हो गया, तो कंटिन्यू जुड़ता जा रहा है। तो A और D दोनों की ही वैल्यू A के बराबर है। और अगला पद जब हमसे समांतर श्रेणी तो उपस्थित है, लेकिन जब अगला पद हमसे पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें, 5A आ जाएगा, 6A आ जाएगा, 7A आ जाएगा, 8A आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लग रहा कि मुझे करना चाहिए, तो इसको ठीक है, इसको आप खुद कर लेना। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो जो 7वां क्वेश्चन है इसको देखिए, ये वैसे तो ये भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई जने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है, इस प्रकार से ये आगे चल रही है। तो अगर ये सीरीज़ हमको दी गई और फिर हमसे पूछा गया क्या ये समांतर श्रेणी है, तो पहले ही पता चल गया कि भाई नहीं है ना, लेकिन आपको सिद्ध कर देना है, तो हम D का मान निकालते हैं। D बराबर क्या होगा, देखिए 0.22 में से 0.2 को माइनस कर देंगे। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको इसको घटाने में भी प्रॉब्लम आती है कि वो कोई संख्या है, पॉइंट्स लगा हुआ है और उसको भी आपको घटाना है, तो आपको एक छोटी क्लासों में बात बताई गई थी कि जैसे 0.22 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है ना, संख्या को नहीं देखना कि संख्या क्या आ रही है, इकाई का अंक भी नहीं देखना, कोई इकाई नहीं चलती इसके अंदर। जनरली जो हमारे सिंपल माइनस होते हैं, सिंपल सब्सट्रैक्शन होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं कि इकाई के नीचे इकाई को लेके चलते हैं, फिर घटाते हैं, जोड़ते हैं, जो भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इकाई नहीं चलती है, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, तो बाकी की संख्या खाली रह गई है, उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, एक 0 लगा दिया। अब ये दोनों संख्याएं 2-2 अंकों की हो गई, पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो इनको घटा दीजिए। 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 2 में से 2 गया, ये 0 आ गया, तो आंसर कितना आया 0.02, ये मान आ गया और आंसर आ गया 0.02। ये D का मान आया, है ना। लेकिन अभी एक D से तो काम नहीं चलेगा। जब आपको चेकिंग करनी होती है तो आपको 2 बार D निकालना है। भाई 3 पद दिए जाएंगे, कम से कम 3 पद दिए जा रहे हैं, तो 2 बार D चेक करना पड़ेगा। D चेक किया तो तीसरा पद है 0.222 माइनस 0.22। अब देखिए इसी को घटा दिया, इसको ऐसे लिख दिया, है ना, इसी को लिख दिया। भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए,
तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आ गया भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब एक संख्या खाली रह गई, जब एक संख्या खाली रह गई तो उसकी जगह पर हम 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख दिया। हल कर दीजिए, ये 2 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी घट गया, 0 हो गया, पॉइंट 0 आगे चल ही रहा है। आंसर क्या आया? तो D बराबर 0.002 ये आया। तो क्या ये दोनों D के मान समान है? ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं कि 0.02 और 0.002, तो क्या ये अलग है या सेम है? अलग हैं, बहुत अलग हैं। एक तो 100वां पद है, एक 1000वां पद है ना। एक तो 100वां पद होता है 0.02 और एक 1000वां पद होता है 0.002। तो एक तो 100वां पद, एक 1000वां पद, 100 और 1000 मतलब 10 गुने का अंतर है, 10 गुने का अंतर है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो ये समांतर श्रेणी नहीं बन सकती क्योंकि D का मान अलग अलग है। ठीक है, हो गया। फिर आ जाइए नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है 3 + 3 है, 3 + √2, 3 + √3, ऐसे ही आ रहा है? नहीं, 3 + √2, 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 इस क्रम में आगे चल रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसमें? भाई ये तो है समांतर श्रेणी है ना, लेकिन अब आपको नहीं पता चल रहा भाई है, क्यों है, कैसे है, तो हम इसको चेक करते हैं। प्रथम पद तो 3 है ही हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब D का मान निकालना है। अब D का मान निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी टेक्निक बताई थी कि D का मान निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है? D का मान निकालने के लिए हमें द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देना है, और D जब चेक करते हैं तो 2 बार तो कम से कम करना ही करना है ना। तो यहाँ पर वैल्यू निकालिए, देखिए द्वितीय पद है 3 + √2 में से माइनस कर दिया 3 को, प्रथम पद को। ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दिया, 3 से 3 कट गया और D बराबर क्या आया? √2। ठीक है, फिर दोबारा से D निकाला, तृतीय पद में से द्वितीय पद माइनस कर दिया, तो 3 + 2 √2 माइनस कर रहे हैं, 3 + √2 इनको घटा दिया, तो 3 + 2 √2, ये -3 हो गया, -√2 हो गया, -3 से ये +3 कैंसिल हो गया, कट गया, 0 आ गया, बचा क्या? 2 √2 -√2। अब अगर इसको घटाना नहीं आता तो उसकी भी ट्रिक मैंने बताई कि इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है? 2। यहाँ से क्या आ गया? 1, 2 में से 1 गया, 1 √2 का गुणा 1 से कर दिया, आंसर कितना आ गया? √2। क्या दोनों D की वैल्यू सेम आई? आ गई ना, सेम आ गई। अगर ये दोनों रूट की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी उपस्थित है। यहाँ लिख देंगे कि समांतर श्रेणी उपस्थित है, समांतर श्रेणी उपस्थित है। अतः क्या बन जाएगा? जब समांतर श्रेणी उपस्थित है तो अगले पर बस अतः तो करने की जरूरत नहीं, समांतर श्रेणी उपस्थित है। अब हम A के बारे में बात करते हैं। A तो है 3 है ना, A प्रथम पद 3 आ रहा है, और D का मान क्या है? D का मान आ रहा है √2। अब आपको निकालना है, 4 पद तो दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिए हुए हैं ना। इन 4 पदों से अब आपको आगे का पद निकालना है, मतलब हमें निकालना है 5वां पद। तो जब हम 5वां पद निकालते हैं तो A + 4D हो गया, A की जगह पर 3, 4, D की जगह पर √2, बस यहीं छोड़ देना है क्योंकि देखिए ऐसे ही तो आ रहा है, 3 + 3 √2, तो अगला पद क्या होगा? 3 + 4 √2। ठीक है, फिर T6 निकालेंगे तो A + 5D हो गया, 3 + 5 √2। फिर T7 हो गया, A + 6D, तो 3 + 6 √2। T8 A + 7D, तो 3 + 7 √2। ये मान आ गए है ना। इनको अब यहाँ जगह नहीं है तो इसको आप आगे ऐसे कैसे लिख के और उसको ब्लॉक में बंद कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 5.1 जो एक्सरसाइज है ये हमारी ख़त्म हुई। उसके बाद हम आते हैं अपनी 5.2 पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 5.2 शुरू करते हैं। डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ है ना, सारा शुरुआत में
जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था हमने उसमें हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। अब देखिए 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन है पहला, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 2 है, 7 है, फिर 12 है का 10वां पद। अब जब पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या, जैसे 10वां पद पूछ लिया, 12वां पद पूछ लिया ना, 18वां पद पूछ लिया, तो ये जो पदों की संख्या पूछने वाला क्रम होता है इसमें हमें TN लगाना होता है। TN भी कह देते हैं, AN भी कह देते हैं, एक ही बात है। तो प्रथम पद क्या है 2, सार्वंतर क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घट जाएगा, 7 - 2 कर दिया 5 आ गया। n का मान हो गया 10, ठीक है, n का मान 10 हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं और वैल्यू आ जाती है TN बराबर A + n - 1 × D। तो T5 है, वो T10 है ना, 10वां पद निकाल रहे हैं, तो 10वां पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 10। A की जगह पर 2 है, n की जगह पर 10 है, तो 10 - 1 हो जाएगा, और D की जगह पर 5 आ रहा है, ठीक है, ये कर दिया। अब आपको बोर्डमॉस का रूल पता है। बोर्डमॉस क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट आता है, फिर डिवीज़न होता है, मतलब भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। तो एक क्रम है इनको हल करने का। तो इस क्रम के आधार पर जब आप इसको हल करते हैं तो ये 9 है ना, और 9 × 5 है, तो 9 × 5 कितने हो गए, 9 × 5 = 45 हो गए, 45 और 2 कितने आ गए 47, यानी कि जो 10वां पद है वो बनेगा 47। क्लियर। ये पहला सवाल, इसका पहले का पहला सवाल ये हल हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पर, इसी तरह से कंटिन्यू कर लेते हैं कि √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद। तो दूसरा है √2 है, फिर 3 √2 है, फिर 5 √2 है का 18वां पद ज्ञात करिए। 18वां पद निकालिए। तो 18वां पद देखिए, अब तरीका वही है, चाहे अब रूट आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रथम पद है √2, D का मान निकालना है, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, और 5.1 हमने की क्यों थी, इसीलिए तो की थी कि भाई कैसे D निकालना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं। अब आपको इसको घटाना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, घटाने में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई √2 दोनों में आ रहा है, √2 को कॉमन निकाल लिया, बच क्या गया 3, यहाँ से क्या बच गया 1, इनको घटा दिया, √2 × 2 आ गया, मतलब 2 √2 लिख सकते हैं। तो जो D का मान आया, तो D का मान आ गया 2 √2। क्लियर हो गई बात ये। फिर उसके बाद में ये मान तो आ गया हमारे पास, अब हमें चाहिए n क्या है 18वां पद, यानी 18, n का मान हो गया 18, ठीक है। अब इसके बाद में TN लगाया, TN बराबर A + n - 1 × D। तो T 18 बराबर A की जगह पर √2 प्लस n की जगह पर 18 -1 और D की जगह पर D 2 √2, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 18 हो गया, ये √2 हो गया, प्लस ये 17 हो गया, 18 में से 1 गया तो 17 बच गए। 17 का गुणा 2 √2 से, इनको जोड़ लेते हैं, तो √2, 17 दूनी 34, √2, 34 और 1 35, तो इसका आंसर आ गया 35 √2, यानी कि T 18 जो होगा उसका आंसर ये होगा 35 √2, ठीक है। ये इस तरह से किया जाता है। इसको देखिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से इसको देख लीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है। तो प्रथम पद 9 बन गया, क्लियर है बिल्कुल। फिर 9 और 13 4 का अंतर चल रहा है, अगला पद भी 17 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 4 का अंतर चल रहा है यही इसका सार्वंतर होगा, और सार्वंतर है, और फिर उसके बाद हमें इसका 24वां पद निकालना है। तो इसमें n का मान 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्थिति हमारे पास है। चलिए अब इसको नेक्स्ट वीडियो पे ही करेंगे, और इसको आप देख लीजिए, रिवीजन ज़रूर करिए, साथ साथ पढ़िए,
चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन नॉर्मल चीज़ें तभी तक नॉर्मल रहती हैं जब तक उनको हम रिवाइज़ करते रहें। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें हम भूल जाएंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा।